नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे उलझे हुए और चर्चित राजनीतिक मामलों में से एक की परतें खोलते हैं और वो है दिल्ली शराब नीति मामला। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 मार्च 2024 की एक रात से, भारत की राजधानी दिल्ली में। रात के करीब 9 बजे थे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंचती है। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जो हुआ वो आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और इस एक घटना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया और उन्हें इस पूरे शराब नीति घोटाले का किंगपिन यानी कि मास्टरमाइंड बताया। लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों हुई, इसे समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा और आम आदमी पार्टी यानी एएपी के जबरदस्त राजनीतिक सफर को देखना होगा। पहले दिल्ली में प्रचंड जीत और फिर पंजाब में एक तरफा जीत के साथ एएपी का बढ़ता कद कह सकते हैं कि स्थापित राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी की तरह था। आपकी ये सफलता उनके गवर्नेंस मॉडल पर टिकी थी। खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके काम ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में है एएपी सरकार की एक नई शराब नीति। आइए समझते हैं कि ये नीति आखिर थी क्या। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो पहले दिल्ली में सरकार खुद शराब की दुकानें चलाती थी। नई पॉलिसी में सरकार ने ये काम प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देकर सौंप दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जिस पॉलिसी पर यह आरोप लगा कि उससे सरकार को नुकसान हुआ, असल में उसने सरकार का खजाना उम्मीद से 27% ज्यादा भर दिया। आंकड़े तो यही कहानी बता रहे थे। इस मामले की जांच शुरू हुई एक रिपोर्ट से और ये पूरी चेन ऑफ कमांड देखिए। मुख्य सचिव ने रिपोर्ट बनाई, उसे उपराज्यपाल को सौंपा और फिर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। ये सभी पद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। जांच शुरू होते ही एक एक करके हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया और निशाने पर थे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता। लगभग 2 साल के अंदर पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, संचार प्रमुख और सांसद एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये था कि नेताओं को इतने लंबे समय तक जेल में कैसे रखा गया। यहीं पे सामने आता है इस केस का ब्रह्मास्त्र यानी पीएमएलए कानून। ये कानून इतना सख्त है कि इसके तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गिरफ्तारियों और जांच के 2 साल बाद ये मामला आखिरकार ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा और वहां से जो फैसला आया वो बेहद चौंकाने वाला था। तो इस करोड़ों के घोटाले के आरोप में जांच एजेंसियों ने कोर्ट के सामने आखिर सबूत क्या रखे, जरा सुनिए। सबूत के तौर पर क्या पेश किया गया? कुछ सादे कागज, उन पर पेंसिल से लिखे नोट्स और कुछ ऐसे गवाह जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं था। अदालत की नज़र में ये सबूत टिकने वाले नहीं थे। और फिर एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। इस केस में जो एक पक्का मनी ट्रेल मिला वो एएपी की तरफ नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ जा रहा था और ये पैसा उस मुख्य गवाह की कंपनी से आया था जिसकी गवाही पर पूरा केस टिका था। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि सीबीआई का पूरा केस बेबुनियाद है और वो न्यायिक जांच के सामने टिक ही नहीं पाया। जज ने एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया, अस्पष्टता द्वारा दमन। उनका कहना था कि सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के ढेर में जानबूझकर वो सबूत छिपा दिए जो शायद आरोपियों के हक में हो सकते थे। आखिर में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोई जांच थी ही नहीं, ये एक पहले से तय की हुई कहानी थी जिसमें तथ्यों को बस फिट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब तक ये फैसला आया तब तक खेल का नतीजा बदल चुका था। दिल्ली का राजनीतिक मंजर पूरी तरह बदल चुका था। अपने लगभग सभी बड़े नेताओं के जेल में होने की वजह से एएपी अगला दिल्ली चुनाव हार गई। हालांकि हार जीत का अंतर सिर्फ 2% वोटों का था। तो आखिर में ये पूरा मामला एक तरह के पॉलिटिकल टेम्पलेट को सामने लाता है जिसके मुताबिक विपक्ष को किनारे करने के लिए पहले जांच शुरू करो, फिर मीडिया ट्रायल चलाओ, सख्त कानूनों से जेल में रखो और चुनाव निकल जाने दो। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये इस बात की है कि जब सिस्टम पर भारी दबाव हो तो न्याय के साथ खड़े रहने के लिए कितनी हिम्मत और एक सीधी रीढ़ की ज़रूरत होती है।